तो देखो 4.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 से और क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो 6 नंबर क्वेश्चन ये है, क्या लिखा है, प्रूफ दैट जीरो ए माइनस ए जीरो माइनस बी सी जीरो, ये इसका मान जीरो प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। विद द हेल्प ऑफ, ऐसे नहीं डायरेक्ट निकाल देना है, विद द हेल्प ऑफ properties of determinant, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, किसी रो किसी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो तब जीरो होगा, दो रो अथवा दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू जीरो होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या किया जाए, C1 C2 C3 से, जैसे मान लो इसको डेल्टा से नोट कर लें, इसको लिख दो जीरो ए माइनस ए जीरो माइनस सी और बी और सी जीरो, ऐसे। अब इसको C1 से माइनस ए, C2 से माइनस ए और C3 से माइनस ए कॉमन ले लो, तो C1 C2 C3 से टेकिंग कॉमन माइनस फ्रॉम C1 C2 एंड C3। C1 C2 C3 से माइनस कॉमन लो तो वही डिटरमिनेंट फिर से आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, यहाँ माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस फिर माइनस फिर माइनस, 3 बार होगा। इससे माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, जीरो रहेगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी। इससे कॉमन लोगे तो माइनस ए जीरो माइनस सी, इससे कॉमन लोगे तो क्या ए सी जीरो, ऐसे। अब माइनस माइनस 3 बार है, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में रहेगी कि नहीं। माइनस को मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो माइनस ए और ए जीरो सी और माइनस बी माइनस सी और जीरो, ठीक है। अब रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो रो को कॉलम में चेंज कर दोगे तो क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो रो के एलिमेंट क्या है, जीरो माइनस ए, तो जीरो माइनस ए, ये फिर क्या लिख दोगे, ए जीरो सी, ठीक है, और माइनस बी माइनस सी और ए जीरो। अब देखो ये डिटरमिनेंट आ गया इक्वेशन फर्स्ट से, वही आ गया कि नहीं, क्या आ गया, क्या आ गया, डिटरमिनेंट से वही डिटरमिनेंट नहीं आ रहा। अच्छा 1 मिनट, तुम कुछ गलत लिख दे क्या, शायद वो बी में है, या तो वो बी होगा या फिर ए होगा, शायद बी है। जीरो ए माइनस ए, अरे गलत लिख दिए हैं, माइनस बी, यहाँ माइनस बी है, जीरो माइनस बी, ए माइनस, हाँ जीरो बी सी, जीरो माइनस ए और बी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये बी आया है ना, तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी है तो बी हो जाएगा ना, ठीक है। और अब ठीक है ना, नीचे एक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में रहेगा। अब रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो क्या होगा, जीरो माइनस ए बी,
और ये होगा A0 C, और ये क्या आएगा माइनस B और माइनस C 0। देखो वही आ गया। इसको देखो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ इसके स्थान पर डेल्टा लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या लिख दोगे, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फ्रॉम फर्स्ट, और ये माइनस डेल्टा को इधर ले आओ, तो डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0/2, तो क्या आएगा डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसी को डेल्टा मान रहे थे, तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। इसी को ना डेल्टा माने थे, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0। ठीक है, इसको डेल्टा माने और फिर सबसे क्या किए हम, C1 से माइनस है, C2 से माइनस है, C3 से माइनस है, कॉमन ले लिए, तो माइनस 3 बार हो गया तो माइनस रहेगा, फिर रो को कॉलम में चेंज कर दिए तो वही मैट्रिक्स है आ गया। ठीक है, तो उसके स्थान पर डेल्टा लिख दिए, इसको इधर ले आइए, तो 2 डेल्टा हुआ 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0/2, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इम्प्लाइज 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आने का अर्थ इसकी वैल्यू 0 है, इसी को तो डेल्टा माने थे। डेल्टा डेल्टा तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 0/2, इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इसको माने थे तो इसकी वैल्यू 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू को जनरली डेल्टा से डिनोट करने की परंपरा है। ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर देखो, क्वेश्चन बिटाए दे रहे हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन ये है, -a² -ab AC BA -b² BC CACB -c² इज इक्वल टू 4a² b² c² प्रूव करना। प्रूव दैट इसमें देखने से पता चल रहा है R1 में सब में ए है, तो R1 से ए कॉमन ले लो, R2 से B, R3 से C, तो ABC का है ना, फिर C1 C2 C3 से भी ABC कॉमन ले लोगे, तो a² b² c² आ जाएगा, तो जो बच्चा है उसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, 4a² b² c² आ जाएगा। पहले देखने से पता चल रहा है कि R1 से ए कॉमन लिया जा सकता है, R2 से R3 से C, तो जो कॉमन लेने के बाद भी C1 C2 C3 से भी ABC कॉमन लिया जा सके, ABC तो ABC a² b² c², जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको सॉल्व कर लो। देखो यह कि यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, चाहे आप C1 C2 C3 से भी ABC कॉमन ले सकते हो, चाहे R1 R2 R3 से, ऐसे कॉमन लोगे तभी तो सब में A है, सब में B है और सब में C। चाहे आप C1 C2 C3 से ABC कॉमन लो और बाद में R1 R2 R3 से लेना, चाहे R1 R2 R3 से ABC कॉमन लो बाद में C1 C2 C3 से लेना। ठीक है, दोनों कर सकते हो आप। तो क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1 B फ्रॉम R2 and C फ्रॉम R3 we get
तो ए कॉमन लेते हैं R1 से, देखो, और B और ये C कॉमन, जब ए कॉमन ले लिए तो बचा क्या, माइनस ए बी और C। इससे B कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी और C। इससे C कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी और ए माइनस C, ऐसे। अब देखें फिर से R1 में, C1 में देखो ए है सब में, C2 में सब में B है, और C3 में सब में C है, ठीक है। अगेन टेकिंग कॉमन A from C1, B from C2 and C from C3, we get, तो क्या होगा, ABC तो पहले से कॉमन अभी आया था, फिर से ABC आ गया, बचा क्या, -1 1 1, B है तो 1 -1 1 1 1 माइनस, ऐसे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, किसी भी रो अथवा किसी कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो बना लिया जाए प्रॉपर्टी लगा के, तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लो इसको जीरो बना सकते हैं हम, इसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों को जोड़ दो तो ये जीरो बन जाएगा, और इसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों को जोड़ दो तब भी जीरो बन जाएगा। तो दो एलिमेंट जीरो आ जाएंगे तो हम C1 के डायरेक्शन में एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या लिखें, -1 इंटू इसको छोड़ो, फिर -0 इंटू इसको छोड़ो, प्लस 0 इंटू इसको छोड़ो, तो जीरो को मल्टीप्लाई जब कर तो सब जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इसी भर को ना सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब प्रॉपर्टी लगा के किसी रो अथवा किसी कॉलम के अधिक से अधिक एलिमेंट के जीरो बना लेते हैं तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। वो तो 0 इंटू तो जीरो हो ही जाएगा, सब एक तो भर को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनको जीरो बनाते हैं, इस दोनों को जीरो बना दें चाहे इन दोनों को जीरो बना दें, इन दोनों को जीरो बनाएं तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 करना पड़ेगा लास्ट में, और इन दोनों को जीरो बनाएंगे तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 तरीके से निकाली जा सकती है, चाहे R1 की डायरेक्शन में निकालो, चाहे R2 की डायरेक्शन में निकालो, चाहे R3 की डायरेक्शन में, चाहे C1 के रिस्पेक्ट, चाहे C2 के रिस्पेक्ट, चाहे C3 के रिस्पेक्ट। पर हम उस रो अथवा उस कॉलम का चूज करते हैं जिस रो अथवा जिस कॉलम में अधिक से अधिक एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। पर हम यदि इन दोनों को जीरो बना देंगे तो R1 के दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 कर देंगे, और यदि इन दोनों को जीरो कर देंगे तो C1 के दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो क्या लिख देंगे, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, क्योंकि हम वैल्यू तो निकालने के लिए 6 तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम किस तरीके से चूज करें ताकि उसको कैलकुलेशन कम रहे, ठीक है। तो उसी रो उसी कॉलम का चूज करते हैं जिस रो जिस कॉलम में अधिक से अधिक एलिमेंट जीरो हो, अधिक से अधिक एलिमेंट क्या हो, जीरो। ये प्रॉपर्टी इसी वजह से लगाते भी हैं, 7 नंबर प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं, या किसी रो अथवा किसी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, या कि दो रो अथवा दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या कि किसी रो अथवा किसी कॉलम के अधिक से अधिक एलिमेंट जीरो हो जाए, अधिक से अधिक एलिमेंट जीरो हो जाए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। समझ में आएगा 7 नंबर प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं। तो 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे देखो ये C, इसका नाम क्या है, C2। तो C2 को फाइंड करने के लिए C2 और C1 को जोड़ के लिखो तो इसमें नहीं हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ के लिखो तो 0, इन दोनों को जोड़ के लिखो तो 0, इन दोनों को जोड़ तो 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के लिखो तो 0, इन दोनों को जोड़ के लिखो तो 2, और इन दोनों को जोड़ के लिखो तो 0। तो क्या लिख दें, C1 चेंज टू C1 प्लस, नहीं C2 चेंज टू C2 प्लस C1 एंड C3 चेंज टू C3 प्लस C1, ठीक है। तो क्या होगा, ABC तो क्या हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये क्या लिख दोगे, C1 में कोई रूल तो नहीं लिखे हैं C1 का ना C1 का नहीं लिखे हैं, C2 और C3 का लिखे हैं। तो C1 को हूबहू उतारना होगा, -1 1 1। C2 के लिए रूल लगा हुआ है, C2 को फाइंड करने के लिए C2 और C1 को जोड़ करके C2 में लिखना है, इसको जोड़ करके यहाँ लिखोगे, इसको जोड़ करके यहाँ लिखोगे, इसको जोड़ करके यहाँ लिखोगे, तो क्या लिख दोगे, 1 और -1, -1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, इसको जोड़ के लिखोगे 1 -1 1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ऐसे।
तो क्या लिख सकते हैं आप, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आएगा क्या -1 0 आई 0, ये क्या होगा 1 0 2, और ये क्या होगा 1 2 0। अब R1 के दो एलिमेंट 0 हो गए, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 की डायरेक्शन में एक्सपेंड करें तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे ना। अब कैसे सॉल्व करते हैं, -1 लिखेंगे और -1 जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ेंगे, तो -1 लिखे और -1 जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ेंगे तो क्या है 0 2 2 0 0 2 2 0। आगे तो -0 इंटू तो सब 0 हो ही जाएगा, +0 इंटू तो सब 0 हो ही जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये -1 इंटू 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ था 0 इंटू 0 -2 इंटू 2, ये तो सब 0 हो गया। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या आया -1 इंटू और -4, -1 -4 क्या होगा +4, आ तो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देखो इसका जो वैल्यू निकालोगे क्या लिखते हो, -1 इंटू इसको छोड़ते हो, इसको छोड़ते हो, फिर -0 इंटू ना करते हो, फिर +0 इंटू इसको छोड़ देते हो, तो आगे तो जब 0 को मल्टीप्लाई सब 0 में हो जाएगा। बीच वाला माइनस तो लिखे तो -0 इंटू ये था, इसका कुछ लिखे नहीं है क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई यहाँ होगा सब 0 ना हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम पहले वाला लिख रहे हैं, आगे बात लिखवाए ना करेंगे। 0 इंटू कुछ भी होगा, 0 इंटू कुछ भी तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहे -0 हो चाहे +0 हो, मल्टीप्लाई करोगे आगे तो सब 0 ना होगा, पर रहेगा बीच वाले माइनस। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये 20 साल आ चुका है एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, प्रूव दैट 8 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट वन ए स्क्वायर, बी ये बी स्क्वायर, ये सी तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, ये प्रूव करना, ये भी हमेशा आता है ये क्वेश्चन। किसी रो अथवा किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 1 यदि हैं तो 2 एलिमेंट 0 बनाया जा सकता है। देखो इस कॉलम के सभी एलिमेंट 1 हैं तो क्या कर सकते हैं, R2 को फाइंड करने के लिए R2 से R1 निकाल देंगे तो ये एलिमेंट 0, और R3 से R1 को निकाल देंगे तो ये एलिमेंट 0, तो 2 एलिमेंट 0 की स्पेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1 कर देंगे, ठीक है। अब एक दिमाग में अपना दिमाग लगाओ क्या कहोगे, हम ऐसा तो भी कर सकते हैं कि R2 को फाइंड करने के लिए R2 से R1 निकाल दिया, R3 को फाइंड करने R3 से R2 निकाल दिया, ऐसा ही कभी तो 0 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम क्या बोल दिए, R2 को फाइंड करने के लिए R2 से R1 निकाल देंगे तो 0 ना बन गया। अब आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो कि R3 को फाइंड करने के लिए R3 से R2 निकाल देते 0 बन गया, तो 1 से 0 निकाल तो बना ही रहेगा, 0 कहाँ बनेगा, प्रॉपर्टी लग गई तो R2 तो बदल चुका ना,
क्या बोल दिए पहले, R2 को फाइंड करने के लिए R2 से R1 को निकालेंगे, देखिए 0 बन गया ना। अब लिख रहे हैं कि R3 को फाइंड करने के लिए R3 से R2 निकालने पर, तो वो तो 0 बन चुका है अब, इसलिए क्या करोगे, ऐसा नहीं कर सकते। R2 को फाइंड करने के लिए R2 से R1, R3 को फाइंड करने के लिए R3 से R1, क्योंकि R1 में बदलाव नहीं हुआ है, अभी वही है, लेकिन R2 तो बदल चुका है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दो एलिमेंट, आपका मकसद क्या है, दो एलिमेंट को 0 बनाना, तो क्या होगा, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R1। R1 में कोई बदलाव नहीं, R1 को हुआ उतार दो, 1AA स्क्वायर। R2 के लिए क्या करना है, R2 से R1 को हटा के लिखना है, तो 1 से 1 निकाल दो 0, B माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 से 1 तो 0। अब इसी भर में नहीं करना है, जो ये काम यहाँ करोगे ये सब के लिए ऐसा होगा, C माइनस ए और C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब किसी रो अथवा किसी कॉलम के अधिक से अधिक एलिमेंट 0 करना हमारा मकसद था। अब दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, तीनों एलिमेंट 0 होने का चांस ही नहीं था, तो अब क्या करेंगे, अब एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1 के R1, बताओ R1 के सब एलिमेंट नहीं, C1 तो क्या लिखोगे, C1 के दो एलिमेंट 0 है, तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 इंटू 1, जिस रो जिस कॉलम में है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा, माइनस B माइनस ए, हाँ C माइनस ए, बाकी लिखवे नहीं करेंगे, आगे तो जीरो सब शून्य हो जाएगा। ठीक है, मान 0 इंटू प्लस 0 इंटू सब 0, ठीक है, आगे नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, देखने से पता चल रहा है कि यहाँ फार्मूला लगाया जा सकता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार बी माइनस ए, एक बार बी प्लस ए, एक बार सी माइनस ए, एक बार सी प्लस ए, पढ़े तो छठवीं क्लास में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या फार्मूला पढ़े थे, ए माइनस बी ए प्लस बी पढ़े थे। तो ये क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, ये होगा बी माइनस ए बी प्लस ए, सी माइनस ए और सी माइनस ए सी प्लस ए, ऐसे। अब देखने से पता चल रहा है R1 में बी माइनस ए है और R2 में सी माइनस ए है, तो R1 से बी माइनस ए कॉमन ले लें और R2 से सी माइनस ए कॉमन ले लें, तो टेकिंग कॉमन बी माइनस ए फ्रॉम R1 एंड सी माइनस ए फ्रॉम R2 की गेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस ए सी माइनस ए, ये क्या हुआ 1 और बी प्लस ए और 1 सी प्लस ए, ऐसे। तो लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ऐसे ए कट गया, बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। ठीक है, अरेंजिंग इन साइक्लिक ऑर्डर, अरेंजिंग इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी है, तो साइक्लिक ऑर्डर ये होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, अथवा ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये साइक्लिक ऑर्डर होता है। ठीक है, यदि एक्स वाई जेड है तो साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, पहला एक्स से स्टार्ट होने वाला, दूसरा वाई से, तीसरा जेड से, अथवा ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। इस प्रकार से साइक्लिक ऑर्डर होता है।
तो साइक्लिक ऑर्डर में पहला टर्म क्या होता है, यदि ए बी सी वेरिएबल है तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एस वाई जेड वेरिएबल है तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो यहाँ ए बी सी वेरिएबल है तो पहला टर्म क्या होना चाहिए, ए माइनस बी, क्या होना चाहिए, ए माइनस बी। तो यहाँ है नहीं ए माइनस बी, कहीं है नहीं है, पर इससे माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस बी आ जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये हुआ पहला टर्म ए से स्टार्ट होने वाला, दूसरा बी से, तीसरा सी से, क्रम से लिखना है। तो ए से स्टार्ट होने वाला पद इसमें कोई नहीं, तो बी माइनस ए को माइनस कॉमन लेके बनाए लेते हैं। तो कहोगे कि इसी से क्यों बनाते, इससे क्यों नहीं बना लेते, इससे जब बना लोगे तो हमको लास्ट में सी माइनस ए की जरूरत है, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टर्म तो ए से चाहिए, तो ए माइनस बी यहाँ से इससे माइनस कॉमन लेके प्राप्त किया जा सकता है माइनस बी। दूसरा बी से चाहिए तो बी से यहाँ माइनस कॉमन लेकर के प्राप्त किया जा सकता है, सी माइनस बी है तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। और तीसरा सी की जरूरत है ही सी माइनस सी तीसरे नंबर में। तो अरेंजिंग इन साइक्लिक ऑर्डर तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये ए माइनस बी हो गया ये वाला, इससे माइनस कॉमन इनटू माइनस कॉमन ले लिए तो बी माइनस सी हो गया, तीसरा सी माइनस ए, इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस बन गया, ए माइनस बी माइनस सी और ये सी माइनस ए, ये राइट हैंड साइड यही लाना। अरेंजिंग इन साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम में लिखने पर, जैसे जितना काम एक दिन में आपको करना चाहिए उतना कर लेते हो क्या, कि अपने आप से असंतुष्ट रहते हो, हाँ? क्या होता है, जैसे जो काम करना है आपको तो कर लेते हो कि असंतुष्ट रहते हो, रोज फिजिक्स पढ़ लेते हो, रोज केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, रोज हिंदी पढ़ लेते हो, रोज इंग्लिश पढ़ लेते हो क्या, यदि आप मान लो शुरू से जैसे हिंदी पढ़ने की हैबिट आप से बनाते हो और मात्र 15 मिनट टाइम मान लो कोई है, कौन सा टाइम, जिस टाइम सब कोई फ्री होते 7, बस मान लो 7 से 7:15 तक हमको हिंदी पढ़ना है। बहुत बड़ा टाइम टेबल ना बनाओ, 7:15 20 करो 25 करो धीरे धीरे, पर जहाँ 7:15 से 16 हो जाए ना तो फिर बंद ही कर दो। जैसे आप कोई सीरियल देखते हो, जब सीरियल ऐसे स्थान में जाके बंद करता है तो लगता है कि कौन नहीं देखते हो, कभी सीरियल देखते हो जब तक कभी नहीं देखे आज तक है। हम कहना क्या चाहते हैं उसको सेंस समझाने के लिए, ये नहीं कि हम आपको कमजोरी को पता लगा रहे हैं तो सीरियल तुम देखते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज देख ही रहे हो तो ऐसे स्थान में जाकर रोकते हैं कि लगता है कि यदि वे डेली वाई ना आता तो हम पूरा देख लेते अजय, नहीं लगता, ऐसे स्थान पर रोकते हैं। यदि मान लो पहले से अपलोड है तो आप आगे वाला देखा करोगे, पर अभी तो रोज खत्म ही हो जाता है 7:15 में मान लो, तो देखने का मन करता है ना, ऐसे स्थान में जाके ही रोकते हैं, क्या कल भी देखो उसको। ठीक है, तो जैसे मान लो 7 से 7:15 अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ते थे, 7 से 7:15 आज से स्टार्ट किए, 7 से 7:15 हिंदी पढ़े, 7:15 से 7:30 तक इंग्लिश पढ़े। मान लो पढ़ते नहीं थे इसलिए बता रहे हैं हैबिट बनाने का। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या पढ़ोगे, 7:30 से लेकर 8:30 तक, 9:30 तक मान लो मैथ पढ़ लिए, 9:30 से 10:30 11:30 तक क्या पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए। फिर सुबह 4 से लेकर के 5:30 तक क्या पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए। 3 काम आपका हो गया। ठीक है, तो इस 5 काम होने लगेगा। यदि आप रोज 5 विषय पढ़ोगे तब अपने आप से ज्यादा खुश रहोगे कि किसी दिन ट्यूशन चलेगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का हो गया, और उससे मतलब है ये भी 100 नंबर का पेपर होता कि नहीं। तो आप अपने आप से खुश कब रहोगे, जिस दिन पूरा काम कर रहे हो। मान लो इसको अब हम तो 15 मिनट अभी बताए हैं, धीरे धीरे इसमें 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे में बदलो, 1 घंटे में। ठीक है, अभी तो 15 जब करते नहीं हो तो छोटे शुरुआत करना चाहिए ताकि रोज कर सको। ठीक है, लगातार यदि 21 दिन करोगे ये तो हैबिट बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब एक किताब में पढ़ रहा था, एक किताब भी था एटॉमिक हैबिट ये वाली, उसमें लिखा कि जैसे मान लो आप
सुबह से लेकर के या शाम तक जो करना चाहते सुबह लिख भी लिए तब भी नहीं कर पाता है आदमी। तो उसका तरीका क्या है कि वो कर सके। जैसे सुबह से शाम तक आपको क्या करना है, जैसे मान लो आज मान लो शाम 11:30 तक में क्या क्या काम करने वाले हम लिस्ट भी बना लिए। आप लिस्ट बना लिए क्या क्या करना है, पता चला कर ही नहीं पाते। ऐसा होता है कभी कर लेते हैं कर ही नहीं पाते, उसके जरूर उसमें लिखा है कि आप कर नहीं पाते, इसलिए जरूरी क्या लिस्ट बना के जेब में डाले रहो। ट्यूशन पढ़ के गए ना, खोल के देखो क्या क्या, हर 20 मिनट बाद या हर 1 घंटे बाद उसको देखो क्या क्या करना है। आपको याद आता रहे तो कर लोगे, ठीक है। याद नहीं आएगा तो नहीं कर पाए। जैसे मान लो आप लॉन्ग जंप करना है आपको, यहीं से लॉन्ग जंप कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे। क्या करना पड़ता है, दूर से दौड़ते हुए आओगे तो लॉन्ग जंप कर जाओगे, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिस्ट आप जो बनाए हो लंबे समय से देख रहे हो कि इतने बजे से क्या करना है, इतने बजे से क्या करना है, 7 से लेके 7:15 तक क्या करना है, ठीक है। आप कम से कम मान लो सुबह से लेकर के 7:15 आते आते 20 बार देख लिए तो अवश्य करोगे 7 से 7:15 हिंदी पढ़ोगे, ठीक है। और यदि आप सुबह 7 से 7:15 तक लिख के भूल गए, आप पता चला 7 से 7:15 8 बजे तो मार्केट चले गए या कि कुछ दूसरा काम कर रहे थे, कोई मेहमान आ गया था, कोई आना, कहने मतलब इससे इंपॉर्टेंट काम कोई ना करोगे आप, यदि आप इस प्रकार का किए नहीं हो, लिखे नहीं हो, ठीक है। ये है बहुत सारे हम आप कुछ करना चाहते हैं, क्रिकेट नहीं पता, जो लोग करे हैं हर समय उनको करने हैं, कल जैसे मान लो आज नहीं कर पाते कल तो करना है, तो उसका सिद्धांत बना दिए कि कैसे कर पाओगे, ठीक है। एक तरीका क्या है, क्या तरीका। अब एक मन क्या कहता है आपका, देखो कभी भी आप मन आपका कभी नहीं चाहे टाइम टेबल बना के पढ़ो, टाइम टेबल बना के पढ़ो तो क्या होगा, मन एक रस्सी में बंध जाएगा, कंट्रोल होगा आपसे, होगा कि नहीं होगा। और मन कंट्रोल होना नहीं चाहता क्या आपको मौज मस्ती ज्यादा पसंद है कि कंट्रोल में होना ज्यादा पसंद है? कंट्रोल में होना ज्यादा पसंद है कि मौज मस्ती ज्यादा पसंद है? कॉमन सेंस की बात है, बताओ। कोई आपको कहे कि 5 बजे से आना है जॉब में, ये पसंद है कि 8 बजे सो के उठो, ये पसंद है, बताओ। ये पसंद है ना, कंट्रोल में होना पसंद नहीं है। तो टाइम टेबल बनाओगे तो आपको कंट्रोल में होना पड़ेगा, रोज हिंदी पढ़ना पड़ेगा, रोज इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रोज मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। ये टाइम टेबल यदि बना लिए तो करना पड़ेगा ना। आपको मन क्या चाहेगा, ये करना नहीं चाहेगा, वो सोचेगा कि हम, आपको मन जानते हो क्या कहेगा, क्या है 1-1.5 घंटे पढ़े, हम किसी दिन 15 घंटे पढ़ लेंगे लगातार मैथ है, ठीक है, तो कवर तो हो ही जाएगा ना। किसी दिन हम फिजिक्स पढ़ लेंगे, ऐसा आपको मन कहेगा, क्योंकि वह मौजी पसंद है, वह अपने हिसाब से जुगाड़ भी ढूंढता रहता है ताकि हम ये ना करें, ठीक है, असंतुष्ट भी कर हो जाए हम, ठीक है, क्योंकि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो तो मन मौजी उसको पसंद नहीं रहेगी ना, काम करना अच्छा नहीं लगेगा, तो वह आपको उसके तर्क में जवाब दे लेगा खुद नहीं। किसी दिन पढ़ लेगा 15-15 मिनट पढ़ने में, तो महीने भर में कितना हुआ, 15-15 मिनट महीने भर कितना हुआ है, 30 दिन का 15-15 मिनट लगाओ तो 7-7.5 घंटा होगा, है ना। तो कहोगे कि 7.5 घंटा क्या है, रोज आप 15-15 मिनट पढ़ें, एक ही दिन हम पढ़ लेंगे 7.5 घंटे हिंदी। पर देखो यहाँ पे जब मैं आपको कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, जैसे मान लो आप 7:15 से 15 मिनट में आज इंग्लिश का एक क्वेश्चन याद किए, मान लो सपोज करते हैं, दूसरे दिन भी एक क्वेश्चन याद किए उसका रिवीजन, तीसरे दिन एक क्वेश्चन याद किए ऊपर वाले का रिवीजन, चौथे दिन एक क्वेश्चन याद किए ऊपर का रिवीजन, 15 दिन बाद ये पहला वाला क्वेश्चन क्या होगा, याद होगा कि नहीं हो, सिर्फ 15 मिनट कर रहे हो, लेकिन 15 दिन आप 30 दिन में क्या होगा, कितनी बार रिवीजन होगा पहले वाले क्वेश्चन, 30 दिन में का हिसाब लगाओ ना, कितना क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आप। पहले दिन याद नहीं हुआ मान, पर उसको 30 दिन तक खोलोगे उसी टाइम पे 7 से 7:15, तो ऊपर वाले कितने क्वेश्चन याद होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि नहीं, सिर्फ 15 मिनट पढ़ते हो तब भी। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये बता रहे हैं, इससे हम ये इतना बताने का मतलब ये है कि जब आप कोई काम करना चाहते हो हर हाल में, तो उसको टाइम टेबल बना के जेब में रखे रहो, और हर 15 मिनट 1 घंटे बाद, हर 20 मिनट बाद देखने की कोशिश करो, नहीं देख पाते तो 1 घंटे में भी, ठीक है। ट्यूशन पढ़ने के बाद 1 मिनट नहीं देख सकते कोई चीज़, अब 1 मिनट देख ले क्या क्या करना है अभी हमको शाम को 11 बजे तक में,
ठीक है, तो वह दिमाग में बैठ जाएगा तब उस काम को कर पाओगे। कहने का मतलब ये था। अब देखो 8 का दूसरा नंबर पार्ट, प्रूव दैट ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A प्लस B प्लस C। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है। ये आपको बताएं किसी रो अथवा किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 1 हो तो उसको सॉल्व करना आसान है कि नहीं। क्या करते हैं, 2 एलिमेंट को 0 बना लेते हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में C1 के तीनों एलिमेंट 1 थे, अब इसमें R1 के तीनों एलिमेंट 1 हैं। तो यदि C1 के तीनों इन दोनों को 0 बनाए थे, अब R1 के तीनों एलिमेंट 0 थे, इन दोनों को 0 बनाएंगे। इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, C2 को फाइंड करने के लिए C2 से C1 को निकाल दोगे तो 0 बन जाएगा, और C3 को फाइंड करने के लिए C3 से C1 को निकालोगे तो 0 बन जाएगा। वही करने वाले हैं। तो C2 चेंज टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C1। 1A क्यूब 1 से 1 निकालेंगे तो 0, B माइनस A, C2 माइनस A, 1A। Expanding with respect to R1, R1 के अधिक एलिमेंट 0 है ना, 2 एलिमेंट R1 का ना 0 है, वी गेट। तो क्या मिलेगा, 1 लिखोगे, 1 जिस रो जिस कॉलम है इसको छोड़ दो, तो क्या बचा, B माइनस A, C माइनस A, ये है B क्यूब माइनस A क्यूब, C क्यूब माइनस A क्यूब, ये आ गया, यही ना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको क्या करते हैं, B माइनस, इसमें फार्मूला लगा सकते हो कि ना, B क्यूब माइनस A क्यूब का, B माइनस A, B स्क्वायर प्लस BA प्लस A स्क्वायर, ये C माइनस A, C माइनस A और C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ पे देखो C1 से क्या कॉमन ले लें, B माइनस A, और C2 से क्या कॉमन ले लें, C माइनस A। देखो B माइनस A दोनों में, पहले कॉलम में B माइनस A है, दूसरे कॉलम में C माइनस A। तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन B माइनस A फ्रॉम C1 एंड C माइनस A फ्रॉम C2, तो क्या आएगा, कॉमन लेते हैं और इधर लिखे देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये आएगा B माइनस A और ये क्या आएगा, C माइनस A। तो C माइनस A और B माइनस A कॉमन हो गया, तो बचा क्या, यहाँ से 1 और यहाँ से B स्क्वायर प्लस BA प्लस B स्क्वायर प्लस BA प्लस A स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1 और C स्क्वायर प्लस CA, C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर, CA प्लस A स्क्वायर, ऐसे। लिख लेते ना। अब देखो और एक एलिमेंट 0 बनाया जा सकता है, R1 को फाइंड करने के लिए R1 से R2 को निकाल दो, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, नहीं C1 चेंज टू C1 माइनस C2, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड B माइनस A और C माइनस A। C1 को फाइंड करने के लिए C1 C2 को निकाल दो, तो क्या होगा, 1 से 1 निकाल दो, 0, ये होगा B स्क्वायर प्लस BA
प्लस ए स्क्वायर से इसको घटा दो, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो 1 और सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर ऐसे। तो लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस ए और ये सी माइनस ए, ये क्या होगा 0 तो है ही, इसमें कुछ कट जाएगा, ए स्क्वायर कट गया, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख लिए पहले, और फिर बी ए माइनस सी ए लिख लिए 1 सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस ए सी माइनस ए। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये तो 0 है ही, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी बी प्लस सी, और यहाँ इन दोनों से कॉमन क्या ले लें ए, तब भी बी माइनस सी, और ये क्या होगा 1 और ये सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, बी माइनस सी दोनों में है कि नहीं है यहाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये होगा बी माइनस ए सी माइनस ए, और ये 0 और बी माइनस सी दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो बी माइनस सी कॉमन लेने के बाद पहले से बचा बी प्लस सी प्लस ए, और ये क्या होगा 0 और सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर ऐसे। अब देखो यहाँ पे बी माइनस सी है ना, देखो यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ 0 है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू बी माइनस सी, इसका मतलब बी माइनस सी दोनों में, इसका मतलब C1 से बी माइनस सी कॉमन ले लो, बी माइनस सी यहाँ है कि नहीं है, और यहाँ 0 है, तो 0 इंटू बी माइनस सी कर सकते हैं, तो हम C1 से क्या कॉमन ले लें, ये तो यहाँ 1 न था, ये तो 1 न था, नहीं तो सब 0 हो गया होता। इधर की लाइन मिटा दें, तो देखो आप ये क्या होगा, C1 से कॉमन लेंगे C माइनस ए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा आपके पास, B माइनस ए है, C माइनस ए कॉमन आ ही चुका है, अब क्या आने वाला B माइनस सी भी कॉमन आ गया, 0 बचा, नीचे क्या बचा B प्लस सी प्लस डी, क्रम से लिख देते हैं इसको A प्लस बी प्लस सी, फिर क्या लिख दिए 1, और यहाँ क्या लिख दिए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर ऐसे। ठीक है इतना, अब देखो आगे क्या करें, बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी। देखो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो सुनो, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ ना करोगे, ये सब 0 होगा कि नहीं होगा। अब फिर क्या लिखोगे 0 इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, और बीच में माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 ऐसे, तो क्या होगा बी माइनस ए सी माइनस ए और बी माइनस सी, ये 0 माइनस बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये माइनस शुरुआत में आ गया, बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी, और ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये वाले माइनस को बाहर निकाल लिए। अब देखो यहाँ से साइक्लिक ऑर्डर में जब लिखोगे तो पहला टर्म ए से होना चाहिए, दूसरा बी से, तीसरा सी से, तो यहाँ बी माइनस ए है तो ए माइनस बी लिखोगे तो माइनस आएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब बी माइनस सी तो पहले से है और सी माइनस पहले से है, तो इसके बाद माइनस कॉमन लेने के बाद ए माइनस बी आएगा, बी माइनस सी लिख देंगे, फिर सी माइनस ए लिख देंगे, लास्ट में ये लिख देंगे। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब पहला टर्म ए से शुरू हो, दूसरा बी से, तीसरा सी से, यदि ए बी सी वेरिएबल है तो इससे ए से शुरू करने के लिए क्या करेंगे, बी माइनस ए ना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ए माइनस बी हो जाए तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस। क्या लिखोगे, अरेंजिंग इन
साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर, तो साइक्लिक चक्रीय क्रम में लिखते हैं तो माइनस, तो ये क्या होगा, माइनस पहले से था और माइनस एक कॉमन लिए तो ए माइनस बी हुआ, दूसरा बी माइनस सी, तीसरा सी माइनस ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, ए माइनस बी और बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, राइट हैंड साइड।